नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहराइच, खेरागढ़ और दुर्ग की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां वन विभाग ने पौधारोपण की राशि का ही गबन कर दिया। तो बहराइच में वन विभाग ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। जिम्मेदार अधिकारियों ने अब्दुल्लागंज वन रेंज में लगने वाले 8,000 पौधे कागजों पर ही लगा दिए। जब मामला उजागर हुआ तो वन विभाग में हड़कंप मचा। इसके बाद आनन फानन में पौधे लगाना शुरू किया गया। अब क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक वृक्ष 100 पुत्र समान, वृक्षारोपण कार्य महान, ऐसे स्लोगन लिखे होर्डिंग आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन वनों के प्रति जागरूक करने वाले वन विभाग को ही वृक्षों और हरियाली का महत्व पता नहीं है। वन विभाग अधिकारी चंद रुपयों के लालच में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर बैठते हैं जिसकी माफी शायद नहीं मिलनी चाहिए। ताजा मामला अब्दुल्लागंज वन रेंज का है, जहां बारिश के समय नहर की पटरी पर गंगापुर से उमरिया तक करीब 8,000 पौधे लगाए जाने थे, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदारों ने शासन से प्राप्त राशि को भ्रष्टाचार की गठरी में बांध लिया और नहर की पटरी पर एक भी पौधा नहीं लगवाए, जिसकी स्थानीय निवासी रामगोपाल वर्मा ने जिला स्तर पर शिकायत की। जब मामले की जांच करने डीएफओ अजीत प्रताप सिंह आए तो उनके सामने ही रेंज प्रभारी ने शिकायतकर्ता के साथ बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी भी दी। और मुझे लगा कि हमारे इस नहर के ऊपर गंगापुर से उमरिया तक वृक्षारोपण कराया गया है। मैंने कई बार मोटरसाइकिल से भ्रमण किया तो उस पर हमको एक पौधा नहीं दिखा। जब मैंने इसकी शिकायत प्रभागीय वनाधिकारी महोदय से किया, उन्होंने जांच नहीं किया। तब हमने इसके बाद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र दिया। वहां से जांच आई तो एसडीओ महोदय ने हमको नोटिस देकर अवगत कराया। जांच करने दूसरे दिन आए, जांच किया। जांच में बहुत सारी कमियां मिली। एक एक अंगुल के पेड़ की जो जड़ें थी उसको डीएफओ साहब पकड़ करके कह रहे हैं कि देखिए इसमें कल्ला निकलेगा, ये अभी हरा है, चाहे दतून ही गाड़ दी गई हो। कई बार रेंज अफसर उनके सामने हमको धमकी दिए, कहे देख लेंगे तुम्हें। डीएफओ साहब फिर भी नहीं बोले। मामला उजागर होने पर अनादि टीवी पौधों को देखने के लिए अब्दुल्लागंज पहुंची तो इस दौरान अनादि टीवी के कैमरे में चौंकाने वाले वीडियो कैद हुए। नहर की पटरी पर एक भी पौधा लहराते नहीं दिखा। पूरी पटरी बंजर जमीन की तरह दिखाई दी। इस दौरान गांव के लोगों ने बताया कि वन विभाग ने अब तक नहर की पटरी पर एक भी पौधे नहीं लगवाए। हमारे गांव के रामगोपाल वर्मा की शिकायत पर आज से वन विभाग ने पौधे लगाने शुरू किए और डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पौधे लगे नहीं मिले। शीघ्र ही पौधों को लगवाकर वन पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसको यार मजाक है, देखो तुम्हारे कहने तुम कौन होते हो कहने वाले। चलो साहब हम तो नहीं, तुम्हारे कहने नहीं, शिकायत इन्होंने सरकार शासन में किया है। वो मैं नहीं कह रहा, शिकायत करता कह रहा है। यार शासन में शिकायत करना मजाक सब समझ रखी हो। चलो अब चले। अब कौन से गांव में रहते हैं? पुरैनी गांव में रहते हैं। इस नहर पे कभी भी पेड़ लगाया गया था? नहीं लगाया गया था। पेड़ एक बार लगाया लेकिन लगे नहीं। कितने सालों पहले पेड़ लगाया गया था? 10 साल पहले लगाया गया था। इस साल के अंदर 2-4 साल में। ये जो नहर है, नहर के पट्टियों पे कभी पेड़ लगाया गया था? पहले लाग रहा है, अब नहीं लाग है। 2 साल से 2 साल से यहाँ पेड़वा नहीं लगाया गया। ये जंगल कौन सा है आपका? इसे सैया मौजा बोलते हैं। नहीं, जंगल कौन सा लगता है? ये पीछे वाला जंगल जो है दिखाई दे रहा है, ये अब्दुल्लागंज जंगल लग रहा है। हाँ। उसी रेंज में आता है। हाँ। अच्छा, यहाँ के हाँ रेंजर साहब ने कभी इस पे पेड़ नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। के द्वारा चराई होने के कारण कुछ पौधे छोटे थे, कुछ पौधे बहुत छोटे हो गए थे। मौके पर मौजूद स्टाफ को रेंजर साहब भी मौजूद थे, पंकज साहू जी, उनको भी निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जो वाचर नियुक्त है वो ठीक से निगरानी करे और
जो पौधे मर गए हैं उनको पुनः लगाया जाएगा और जो पौधे छोटे हैं उनकी जगह पर बड़े पौधे लगाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इतने बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले रामगोपाल वर्मा पर वन क्षेत्राधिकारी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वन विभाग अधिकारियों ने शिकायत वापस नहीं लेने पर कोटा सस्पेंड करने और जान से मारने की धमकी दी है। शिकायतकर्ता ने तो ये भी बताया कि एसडीएम ने उनके भाई को थाने ले जाकर भी धमकी दी, जिससे साफ होता है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में पूरा सरकारी सिस्टम ही मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री भले ही वन पर्यावरण को बढ़ाने के लिए हजारों प्रयास करते हैं, लेकिन बहराइच का वन विभाग लोगों के आंखों में धूल झोंकता है। वन मंत्रियों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके आंखों में कैसे धूल झोंकी गई उसका उदाहरण हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये ताजे पेड़ लगाए गए हैं, अभी प्लांटेशन चालू है। ये प्लांटेशन बताया जा रहा है कि इस प्लांटेशन को बरसात के महीने में लगाना था, लेकिन विभाग की उदासीनता और विभाग की लापरवाही इस तरह थी कि विभाग ने ना तो पेड़ लगवाए ना इस पे कोई वर्क हुआ। अब जल्दबाजी में, क्योंकि जब यहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की, वन मंत्री को शिकायत की, तब जाकर डीएफओ की आंखों से जो पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी खुली और डीएफओ ने जल्दबाजी में पेड़ लगवाना शुरू कर दिए हैं। मैंने आनादी टीवी के कैमरे में के जीपीएस कैमरे में बाकायदा ये लोकेशन क्रिएट हुई है, यहाँ की लोकेशन है, आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, सीधा देखिए गाड़ी खड़ी हुई है प्लांटेशन कराने के लिए। देखिए, ट्रैक्टर आया हुआ है, इस पे पेड़ लदे हुए हैं और चारों तरफ जो वनकर्मी है वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लांटेशन कराया जाए। बाकायदा इस जो गंगापुर तक प्लांटेशन होना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुछ कर्मचारी भी यहाँ बैठे हुए हैं और इनका उद्देश्य है, क्योंकि जिस तरीके से शिकायत हुई है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आनादी टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। श्याम जी मिश्रा के साथ विनोद द्विवेदी, आनादी टीवी, बहराइच। चलिए, हमारे साथ शिकायतकर्ता रामगोपाल जुड़ चुके हैं। वैसे तो देखा जाए तो वन विभाग का बजट जो होता है काफ़ी सीमित होता है और अगर उसमें भ्रष्टाचार करना हो तो बहुत सी क्रिएटिविटीज़ करनी पड़ती हैं और ये उन्हीं में से एक है कि एक साधारण से पौधारोपण में भी जो है गबन कर दिया गया है इस तरह से। रामगोपाल, किस तरह से इस तरह के, क्योंकि आपने ये जो पूरी रिपोर्ट है उसमें बाकी में सारी डिटेल लगभग सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में वन विभाग किस तरह से घोटाले करता है? जी सर, प्रणाम। मैं रामगोपाल वर्मा बोल रहा हूँ। मैं ग्राम वन समिति का आज 20-22 साल से ग्राम वन समिति अध्यक्ष हूँ और मैंने देखा इस नहर के ऊपर गंगापुर से उमरिया तक वृक्षारोपण कराया गया है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल से इस नहर का भ्रमण किया तो हमको एक भी पौधे नहीं दिखाई दिए। मैंने इस पौधे लगाने के बारे में शिकायत अपने प्रभागीय वनाधिकारी महोदय को किया। प्रभागीय वनाधिकारी महोदय ने शिकायत जांच नहीं की तो हमने मुख्य सचिव वन को दिया, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। वहां से जो नोटिस आई तो एसडीओ साहब ने हमको नोटिस देकर अपने कार्यालय बुलाया। मैं कार्यालय गया, मैंने कहा कि जो भी साक्ष्य चाहिए मैं दूं सर। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आए यही बहुत है, साक्ष्य की क्या जरूरत है सर। इसके बाद जांच में डीएफओ साहब आए। डीएफओ साहब के जांच आने से पहले 2-3 बार धमकी हमको रेंजर साहब दे चुके। इस प्रकार बदतमीजी किया सर हमारे साथ। मैं जब डीएफओ साहब ने भी कई बार धमकी दिया कि रेंज प्रांगण में इतने लोग के साथ आए हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, अगर रेंजर एक्शन ले ले तो तुम लोग सभी जेल जाओगे। फिर भी मैं नहीं डरा सर। मैं जा करके और साहब के सामने जांच करवाया। जांच उसी दिन, जिस दिन जांच थी उसी दिन सर पौधे लगाए जा रहे थे। इसकी कई बार हमने डीएफओ साहब से शिकायत किया। डीएफओ साहब ने कहा ठीक हम देखेंगे। और जांच में पाया गया सर 1-1 अंगुल के वृक्ष जिनकी मात्र जड़ें थी, डीएफओ साहब ने पकड़ करके नाखून से खुरच करके कहा ये तो अभी हरे हैं, इसमें कल कोपल निकलेंगे। इस प्रकार जांच हो रही है सर। जब जांच अधिकारी ही बचाने की कोशिश करेगा तो कैसे जनता जांच करवा पाएगी। जी,
इससे मैं डीएफओ ने बहुत परेशान जो हूं, बात सर। करे उससे समझ में आ रहा था कि तस्वीरें हमने देखी हैं किस तरह के हालात हैं। लेकिन रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, आपने शिकायत की और बहुत डिटेल में आपने ये जो काम किया, क्या जब आपकी बातचीत हुई अधिकारियों से, इसके बारे में जानना चाहेंगे और जनता भी जानना चाहेंगे किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। 8,000 पौधे अगर लगाने की बात हो रही है तो एक पौधे की कीमत क्या प्रस्तावित होती है प्रशासन के द्वारा? ये तो प्रशासन ही बताएगा ये पेड़ की पौधे कितना है, कितना रुपया लगता है पौधे बैठाने में सर, इसको हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमने देखा कि हमारे यूपी गवर्नमेंट के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। इस हेतु मैंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया सर। बहुत सारी धमकियां आ जाई हैं सर। इस वीडियो में निकल जाने के बाद कई लोग हमको दाब रहे हैं कि शिकायत रोकी जाए। हमने डीएफओ साहब से ये बात किया कि सर आज के 5-6 साल पहले जो कराए गए हैं वृक्षारोपण, उसकी जांच मैं चाहता हूं। तो प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि जो वृक्ष लगा करके अधिकारी चले गए तो उस वृक्ष की जांच नहीं होगी। ऐसी दशा में सर जनता में बहुत बड़ी द्वेष भावना है। ये पंकज साहू रेंजर साहब का व्यवहार अच्छा नहीं है सर। इस प्रकार जंगल की जांच अगर कराई जाए, जंगल में वृक्षारोपण आज से विगत 10 वर्ष पूर्व तक जांच कराई जाए, एक भी वृक्ष मौके पे नहीं मिलेंगे सर। डीएफओ साहब से कहा कि हमने कहा जंगल की जांच करें, तो उन्होंने कहा जंगल में कैसे जांच कराओगे? तो हमने कहा हम किसी प्रकार करवाएंगे, लेकिन नहीं सर। और इस नहर के ऊपर जिस वृक्षारोपण की बात हो रही है, इस पे 5-6 वर्ष पूर्व जो है ईंटा का ब्रिक गार्ड लगा करके पौधा रोपित किया गया था, जिसकी आज एक ईंटे की नहीं पता है, न एक वृक्ष पता है। हमने अपने प्रभागीय वनाधिकारी महोदय से कहा कि इसके पहले जो वृक्ष लगाए गए हैं उसमें के 2-4 वृक्ष तो होने चाहिए। तो डीएफओ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया सर। आज की जांच में ये लिखा उन्होंने मजबूरी में कि 100 पौधे आज लगाए गए हैं, जबकि सारे पौधे आज ही लगाए गए थे 22 तारीख को, और अभी तक वृक्षारोपण कार्य शुरू हो रहा है सर। मौके पे हमें एक भी वृक्ष नजर नहीं आए। विनोद, आपके पास आना चाहूंगा। रामगोपाल, आपने बहुत शानदार काम किया है वन विभाग की ये हकीकत सामने लाकर। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है किस स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। विनोद, आपसे यही सवाल है कि ये तो जाहिर हो गया है कि जो बजट प्रस्तावित किया जाता है वन विभाग के लिए, उसमें इस तरह से जो है घोटाला किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद अगर कोई शिकायत करता है तो उसे ही धमका के चुप कराने की कोशिश होती है। लेकिन गाहे बगाहे कोई ना कोई हिम्मत करके सामने आ ही जाता है और इस तरह के भ्रष्टाचार की पोल खुल जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं ये भी मान लूँ कि अगर मात्र 20 रुपये का भी अगर पौधा है तो 1.5 लाख से ऊपर का गबन हो सकता है एक छोटे से वृक्षारोपण में। और हम तो यहाँ देख रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि 20 रुपये का पौधा लगाने के लिए या वृक्ष लगाने की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से 40 रुपये का औसतन होता है एक पौधा। तो बड़े स्तर पे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है वन विभाग में। निश्चित तौर पर क्योंकि वन मंत्री अरुण सक्सेना को अनाजी टीवी की इस रिपोर्ट को देखना चाहिए और अपने ये जो बहराइच के अधिकारी, जो बेलगाम अधिकारी हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए का यह बंदरबाट है। क्योंकि जिस तरीके से 4 किलोमीटर में 8,000 पौधों का वृक्षारोपण होना था, उस पूरे वृक्षारोपण 4 किलोमीटर में सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ जमीन ही नजर आ रही है, सिर्फ खाली पड़ती जमीन ही नजर आ रही है जो नहर विभाग की है। ऐसे में जब शिकायत करता है, जब उस अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्तर पे जब IGRF करता है, तब वन विभाग की आंखों से पट्टी खुलती है और वन जो जिले के जो DFO हैं अजीत प्रताप सिंह, वो मौके पर पहुंचते हैं और जो शिकायत करता है उसको धमकी दे रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है जो अनाजी टीवी के पास भी है। इस वीडियो में साफ तौर से अजीत प्रताप सिंह जो वहां ग्रामीण थे और शिकायतकर्ता थे, उनको धमका रहे हैं कि आप कैसे शासन में शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एक जिले का जिम्मेदार अधिकारी खड़ा होता है और उसके सामने जिस तरीके से लोगों को धमकाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वन मंत्री अरुण सक्सेना को इन ऐसे बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभिषेक वर्टू। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल। तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इससे न जाने कितने मामले होंगे जो कहीं किसी मिट्टी में दफन है और इस तरह की तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ ही जाती है। लेकिन ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है क्योंकि वन विभाग का एक बुनियादी काम है वनों का संरक्षण, वृक्षों की सुरक्षा और जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी भी देखभाल करना, लेकिन उनसे ये बेसिक काम भी नहीं हो पा रहा। उल्टा जो पैसा आता है सरकार की तरफ से उसमें भी ये भ्रष्टाचार कर दे रहे हैं।
चलिए अब बात करेंगे खीरागढ़ की। यहाँ समितियों से धान उठाव नहीं होने से किसान और समिति प्रबंधक दोनों ही परेशान हैं। खीरागढ़ जिले में धान खरीदी जा रही है। अब तक 50% या उससे अधिक किसानों से धान खरीदी की जा चुकी है। जिले के अमली डी और अमलीपारा धान खरीदी केंद्र में बफर लिमिट से 5 गुना से लेकर 10 गुना अधिक धान का स्टॉक जमा हो चुका है और समिति प्रबंधकों की ओर से बार बार धान उठाव करने की मांग भी हो रही है, लेकिन फिर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि अगर अगले 1-2 दिन के अंदर धान का उठाव नहीं होता है तो जगह के अभाव में उन्हें आने वाले दिनों में धान की खरीदी बंद करनी होगी। तकलीफ यहाँ जगह अव्यवस्थित है, फंड चबूतरा भी नहीं है, बारिश पानी में उतने को कवर नहीं कर पाऊँगा मैं अभी, तो उसके चलते मुझे वही 26 से धान खरीदी बंद रहेगा अभी, जब तक से उठाव नहीं हो जाता तब तक से। खरीदी की अभी मेरे यहाँ रजिस्टर्ड में 911 आसपास है किसान, खरीदी भी हो चुका है वही 3200 क्विंटल का, 32,000 क्विंटल का, और 50% से अधिक खरीदी भी हो चुका है। अभी उठाव में गति नहीं है, मिलर का भी डीओ नहीं कटा है अभी, और जो टीओ जारी हुआ है ना उसमें अभी उठाव बाकी है। बात की जब बफर लिमिट की तो क्या बफर लिमिट है 7200 क्विंटल का, और बफर लिमिट के अनुसार से देखा जाए तो 5 गुना अधिक धान खरीदी हो चुका है। और उठाव कितना हुआ है? उठाव में वही 7000 के आसपास हुआ है मेरे पास। खरीदी तो अभी चल रहा है लेकिन उठाव नहीं हो रहा है। कितने मतलब किसान रजिस्टर्ड हैं और अभी कितने का खरीदी हो चुका है किसानों का? कुल पंजीकृत संख्या 2613 है और अभी तक 1400 किसान बेच चुके हैं। बफर लिमिट के ऊपर कितनी खरीदी हो गई है? बफर लिमिट से तो 10 गुना अधिक चल रहा है। क्या लिमिट हो? लिमिट 7200। तो अमलीडी के 911 किसान और अमलीपारा के 2600 किसान, इनकी लगभग 50% लोगों की ही जो है किसानों की खरीदी अभी तक हो पाई है और अब आधी बाकी है। लेकिन जो कैपेसिटी होती है समिति की, जो कैपेसिटी होती है वो भर चुकी है और ऐसे में पता ही नहीं कि अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि उठावन नहीं हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, धान का पहाड़ जम चुका है। अगर एक बारिश भी होती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। खैर, हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब सीधा उन्हीं से पूछेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट में उन्होंने क्या देखा। शशांक, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके पीछे कि धान का पहाड़ लग चुका है, उठावन हो नहीं रहा, बुनियादी समस्या क्या है, ये स्थिति बन क्यों रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि जो खैरागढ़ जिला है, जिला प्रशासन ने मुस्तैदी से धान खरीदी के शुरुआत में पूरा लाइनअप करते हुए पूरा कार्य किया, जिसका फल यह निकल कर आया कि खरीदी और रकबे में जिला जो है प्रदेश के 4थे नंबर पर निकल कर आया सामने, और हाल ही में चलता हुआ दिखाई दे रहा है 4थे नंबर पे। परंतु जो विकट स्थिति है वो धान को उठाव को लेकर है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों प्रदेश के पूरे राइस मिलर हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद जब से वो वापस आए हैं तब से धान का उठाव बहुत धीमी गति से हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हमने समिति प्रबंधकों से बात की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो प्रशासन है वो धान खरीदी पर तो ध्यान दे रहा है, परंतु जब डीओ कटता है तो धान का उठाव जो है वो जितनी गाड़ियां मिलर्स के द्वारा या लगानी चाहिए वो नहीं लग पा रही है, जिसके फलस्वरूप आप पीछे देख भी पा रहे होंगे कि जो धान है वो बड़े स्टॉक पे रखा हुआ है। जो मौसम है वो भी धूप छांव वाला हो रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो समिति प्रबंधक है उनके जो माथे पर है वो चिंता की लकीर है कि कहीं अगर पानी गिर जाता है तो इतनी बड़ी संख्या में जो पैमाने पे जो धान रखा हुआ है उसका बचाव वो किस तरह से करेंगे। लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं समिति प्रबंधक और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर जगह नहीं बचा तो आने वाले 2 से 3 दिनों में कई समिति में जो है धान की खरीदी बंद हो जाएगी। वही बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन लगातार इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर रहा है। बावजूद इसके जो मिलर्स हैं वो जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ा नहीं रहे। मुख्य कारण यही निकलकर सामने आ रहा है कि दिन भर में किसी भी मंडी प्रबंधक से बात की जाए तो बताते हैं कि 1 से 2 ही गाड़ी जो है लग पा रही है, और जो किसान है उनका जो टोकन है वो ऑनलाइन होने के कारण कट चुका है। ऐसे में जो किसान आने हैं वो तो आ रहे हैं बेचने के लिए, परंतु जो उठाव की जो धीमी गति है वो जो है राइस मिलर्स के द्वारा देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो जाम की स्थिति बन रही है। इसके कारण जो गाड़ियां आती है अंदर ट्रैक्टर, वो जो है वो भी उसके कारण भी जाम की स्थिति लगती है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस तरह से तमाम जो है अव्यवस्था का आलम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जाम लग रहा है जो धान का।
बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपकी इस रिपोर्ट के लिए। किसानों की जो समस्या है वो हमने आपको दिखाई कि ऑनलाइन व्यवस्था टोकन की गई ताकि किसानों की जो है लंबी कतारें लग जाती है, ट्रैक्टरों की दिनों दिन परेशान होते वो ना हो। लेकिन हालात ये है कि सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्था चाहे वो समिति प्रबंधन की तरफ से हो या फिर राइस मिलर्स की तरफ से, उनके बीच में जो है समन्वय बन नहीं पा रहा। खामियाजा किसान भुगत रहा है। अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां प्राइवेट अस्पतालों में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। दुर्ग जिले में प्राइवेट अस्पताल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में सामान्य डॉक्टर भी नहीं है और बात सुपर स्पेशलिटी की सुविधा देने की हो रही है। ताज़ा मामला जामुल स्थित जीवनदायिनी अस्पताल का, जहाँ कई अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अस्पताल में ना तो 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध है, ना ही मेडिकल स्टाफ। अस्पताल का लाइसेंस भी किसी और के नाम पर है और अस्पताल का संचालन कोई और कर रहा है। 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। वही इसे लेकर CMHO डॉक्टर मनोज दानी ने कहा कि ऐसे अस्पतालों में अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई होगी। देखिए, किसी भी अस्पताल में अगर मरीज भर्ती होते हैं, यानी वहाँ पे कोई नर्सिंग होम है, तो वहाँ 24 घंटे एक MBBS डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य है। और उसके अलावा जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो प्रावधान है, जिनके पूरा करने के बाद ही जो लाइसेंस दिया जाता है, उसको लाइसेंस मिलने के बाद भी अनवरत उन प्रावधानों के अनुसार ही उसको संचालन किया जाता है। चलिए, रवि सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। रवि, जीवनदायिनी का ये अस्पताल कैसे इस तरह से संचालित हो रहा है? कार्रवाई करने की बात तो अधिकारी के द्वारा की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के अस्पतालों को संचालित करने क्यों दिया जा रहा है? जी, जिस प्रकार से दुर्ग जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार इस कवायद में जुड़ा हुआ है कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके, परंतु वहीं कुछ चंद माफिया व्यक्ति निजी अस्पतालों का इस्तेमाल करके एक लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ तो खेलने का खेल जो लंबे समय से चलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं उनके से जो पैसा लूटने का भी काम लगातार किया जा रहा है। इसी का ही जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है जामुल का जीवनदायिनी अस्पताल। मेरे पीछे मैं आपको दिखला दूं कि जिस प्रकार से ये अस्पताल है, यहाँ पे जो अगर बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें तो जिस प्रकार से एक अस्पताल में एक डॉक्टर का रहना अनिवार्य रूप से नियम रहता है, परंतु यह जो अस्पताल है यह अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर जब इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पे ना ही कोई MBBS डॉक्टर रहता है वक्त पे और ना ही कोई ट्रेंड मेडिकल स्टाफ, जब हमने इस बात की जब तस्दीक की तो हमने पाया कि यहाँ पर कोई भी MBBS डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं था और यहाँ पे जितने भी मेडिकल स्टाफ है किसी के पास कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए अगर यहाँ मेडिकल डायरेक्टर होने की, तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल डायरेक्टर यहाँ पर नहीं मिला हमें जो हमसे ठीक तरीके से बात कर सके। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यह जो जामुल से लेकर अहिवारा का जो मार्ग है जिसमें लगातार दुर्घटनाएं बने रहती है और सबसे पहला अस्पताल जामुल के एंट्री सीट पे जामुल का सबसे पहला अस्पताल जीवनदायिनी अस्पताल पड़ता है, जहां पे कोई भी दुर्घटनाएं अगर होती है तो प्राथमिकता इसी अस्पताल को दी जाएगी। परंतु यहाँ के लोग जो हैं वह लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों से पैसे लूटने का गोरख धंधा बना के रखे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस अस्पताल की, तो इस अस्पताल का लाइसेंस किसी और के नाम से है और इसे संचालन कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। और दूसरी चीज, डॉक्टर यहाँ से नदारत रहते हैं। ठीक इसी प्रकार का यहीं के जो संचालक है, यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूर जीवन ज्योति अस्पताल है, वहां की भी जो परिस्थितियां है वो भी इसी प्रकार से, वहां भी कोई ना MBBS डॉक्टर रहता है और ना ही किसी प्रकार का कोई मेडिकल स्टाफ।
मतलब अगर बात नाम की जाए- जीवन दायिनी है, जीवन ज्योति है, लेकिन लोगों के जीवन से इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, ये जो आपने डिटेल रिपोर्ट दी है। दुर्ग में इस तरह के जो अस्पताल है, दूर दराज के इलाके में इकलौते ऐसे अस्पताल जहां पर आदमी अगर किसी हादसे की स्थिति में पहुंचे तो उसे इलाज का तो पता नहीं, पर यह जरूर निश्चित है कि उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने की ज़्यादा चांसेस है। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।